राहुल गांधी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच विवाद नया नहीं है। ये विवाद करीब 10 साल पुराना है, लेकिन दोनों के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने एक ग्राफिक्स ट्वीट किया था। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें गुलाम नबी आजाद का नाम है, सिंधिया का नाम है, किरण का नाम है, हिमंता का नाम है और साथ ही नाम है अनिल का। और इसके साथ लिखा गया है कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए भटकाते हैं। सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ किसके हैं? इस ट्वीट पर हिमंता बुरी तरह भड़क गए और राहुल गांधी को वो याद दिलाया जिसे शायद वो भूल रहे थे। आज बात इसी वार पलटवार पर होगी और साथ ही बात होगी 10 साल पहले क्या हुआ था उस पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पूर्व सांसद और साथ ही पूर्व हो चुके अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की बात कही है। राहुल गांधी ने कल 8 अप्रैल को एक ट्वीट किया। ट्वीट में सरकार पर निशाना साधा गया, पूछा गया कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ की बेनामी रकम आखिर है किसकी। राहुल के उस ट्वीट को हिमंता ने रीट्वीट किया है और लिखा है कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटाले में मिले पैसे कहां छुपाए हैं। दरअसल जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, तब से राहुल गांधी के पास कोई और मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि मोदी और अडानी का रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। संसद हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश हो या विदेश, राहुल गांधी के पास बस यही एक सवाल है। हालांकि अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, लेकिन राहुल गांधी जेपीसी की मांग पर अड़े हैं। राहुल का मानना है कि अडानी मामले की जेपीसी जांच कराई जानी चाहिए। राहुल का ऐसा दावा है कि इस मामले की सच्चाई जेपीसी जांच से ही बाहर आ सकती है। लेकिन राहुल के इस दावे की उनके सहयोगी रहे शरद पवार ने हवा निकाल दी। वो कह चुके हैं कि मामले को बिना किसी वजह से तूल दिया जा रहा है। अब वापस राहुल गांधी और हिमंता बिस्वा पर आते हैं। राहुल गांधी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शर्मा ने लिखा है कि हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटाले से कमाया अपराध का पैसा कहां छुपाया। आपने ओटोवियो को अनुमति दी। कवात्रोची कई बार भारतीय न्याय के शिकंजे से बच निकला। किसी भी तरह हम आपसे कोर्ट में मिलेंगे। मोदी और अडानी का रिश्ता पूछने वाली कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है। उसके साथ तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं और जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। जबकि शरद पवार का कहना है अगर जेपीसी जांच कराई गई तो उस जांच में 15 सदस्य मौजूदा सरकार के होंगे। मतलब जिस मोदी को घेरने की कोशिशों में राहुल गांधी और विपक्ष जुटे हैं, उसी मोदी के वो 15 सदस्य होंगे। तो ऐसे में ये दल कैसे कह सकते हैं कि जेपीसी जांच निष्पक्ष होगी? इन सभी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार अडानी को बचा रही है और दूसरी तरफ उसी मोदी सरकार से जांच भी करवाना चाहती है। अजीब बात है, कांग्रेस का ऐसा दावा है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ का निवेश किया गया, लेकिन सरकार ये बताने से कतरा रही है कि ये पैसा आखिर है किसका। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी के चीनी नागरिकों के साथ बिजनेस संबंध हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता है। मतलब जयराम रमेश का कहना था कि यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अब आपको बताता हूं कि जिस बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड का जिक्र सीएम शर्मा ने किया है वो क्या है और उसमें कांग्रेस कैसे घिरी थी। पहले सुनिए बोफोर्स घोटाला क्या था। बोफोर्स तोप सौदे के चलते 1980 के दशक में देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। 1989 में कांग्रेस को इसकी वजह से सत्ता तक गंवानी पड़ी थी। मामले में आरोपी इटली के बिजनेसमैन ओटोवियो की गांधी परिवार से कथित नजदीकी सवालों के घेरे में अक्सर रही। 1986 में भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। यह सौदा सेना को 155 mm की 400 हॉवित्जर तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। लेकिन 16 अप्रैल 1987 का दिन भारत की राजनीति में भूचाल लेकर आया। इस दिन स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के अपराध अधिकारियों को घूस के तौर पर 60 करोड़ रुपए दिए हैं। 1990 में सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। हालांकि घूस का इल्जाम
तमाम जांचों के बाद भी साबित नहीं हो पाया। लेकिन कवात्रोचरी को अक्सर कांग्रेस का करीबी बताया जाता रहा। हालांकि 2011 में मुख्य सूचना आयोग ने सीबीआई पर सूचनाओं को वापस लेने का आरोप लगाया था और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता बताया था। अब सुनिए नेशनल हेराल्ड का मामला क्या था। इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों फंसे हैं। ईडी दोनों से पूछताछ भी कर चुकी है और 2022 में जब परिवार से पूछताछ की गई तो कांग्रेस नेताओं ने हर वो ड्रामा रचा था जो रचा जा सकता था। 1938 में नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार शुरू किया गया। 3 भाषाओं में इसका प्रकाशन शुरू हुआ, लेकिन 1942 में अंग्रेजों ने इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी। हालांकि उसके 3 साल बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया, लेकिन 2008 में आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया और फिर शुरू कभी ये नहीं हो पाया। एजीएल जो इसे चला रही थी, 2010 में उसने घोषणा कर दी कि वो कर्ज नहीं चुका सकती। ये कर्ज 90 करोड़ का था जो कांग्रेस पार्टी ने ही एजीएल को दिया था। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस अखबार की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और एजीएल कंपनी इस प्रकाशन का सारा काम देखती थी। जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का उल्लंघन है। इस कानून के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी किसी को लोन नहीं दे सकती। फिर शुरू होता है खेल। 2010 में गांधी परिवार की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी सामने आती है। इसके बाद एजीएल के शेयर एक डील करके यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और 90 करोड़ का कर्ज मात्र 50 लाख लेकर माफ कर दिया गया। 2011 में सोनिया गांधी को यंग इंडिया का निदेशक बना दिया जाता है। यंग इंडिया की 76% हिस्सेदारी सोनिया और राहुल के पास पहुंच जाती है। बाकी 24% मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। अभी पिछले साल जब ईडी ने जांच की और इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो गांधी परिवार ने कहा था इस बारे में हम कुछ नहीं जानते, जो कुछ जानते थे मोतीलाल वोहरा जानते थे। लेकिन मोतीलाल वोहरा इस वक्त हमारे बीच नहीं है, तो फिर इसका जवाब आखिर कौन दे। 2012 में जब मामले की पोल खुली तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यंग इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये डील गैर कानूनी तरीके से की गई है। इस मामले में गांधी परिवार पर 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। फिलहाल केस कोर्ट में है और ईडी इस मामले की जांच कर रही है। अब आप सुनिए शर्मा और राहुल गांधी का वो विवाद जो गुलाम नबी आजाद ने उजागर किया है। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि जब शर्मा कांग्रेस में ही हुआ करते थे, लेकिन वो उस वक्त नाराज थे, ये टकराव सीएम पद को लेकर था, तो मामले की जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को दी। लेकिन राहुल गांधी को जब इस बारे में पता चला तो राहुल गांधी का कहना था कि जाने दो। इन सब बातों का जिक्र गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में किया है। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि राहुल गांधी किसी भी नेता को बड़ी आसानी से जाने के लिए कह दिया करते थे, भले ही वो नेता कितना भी पुराना क्यों ना हो। जब शर्मा नाराज थे तो गुलाम ने हालात संभाल लिए थे और जिस नेता के पास बहुमत था वो नेता को सीएम बनाने के लिए वो असम जाने वाले थे और वो बहुमत था शर्मा के पास। इस बात की मंजूरी खुद सोनिया गांधी ने दी थी, लेकिन असम जाने से पहली रात को राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद को अपने पास बुलाया और असम जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त के सीएम राहुल के साथ वहीं बैठकर चाय पी रहे थे। उस वक्त शर्मा हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। इस पर गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी को कहा कि ऐसे हालात में शर्मा पार्टी छोड़ सकते हैं, तो राहुल गांधी ने बड़े आराम से कह दिया कि जाने दो। शर्मा को लेकर राहुल गांधी का जो नजरिया था वो उसका एक और किस्सा है, वो भी सुनिए। असम में बड़े नेता होने के बावजूद शर्मा को गोगोई सरकार में पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। गोगोई उस वक्त के सीएम हुआ करते थे असम के। इसके बाद वो राहुल गांधी से मिलने की लगातार कोशिश करने लगे और करते रहे। कई मुश्किल कोशिशों के बाद शर्मा को राहुल गांधी से मिलने का वक्त दिया गया। उस मुलाकात पर शर्मा ने बताया था कि राहुल गांधी उनसे बात करने के बजाय अपने कुत्ते के साथ ज्यादा बिजी थे, जिसका नाम पिद्दी था, और उनसे कुत्ते के सामने रखी प्लेट से उनके कुत्ते ने बिस्किट खा लिए और राहुल ने प्लेट बदलवाना तो दूर, खुद उसी प्लेट से 2 बिस्किट खाए और प्लेट को नहीं बदलवाया। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि राहुल गांधी और शर्मा के रिश्तों में तल्खी
थी उसी वक्त बढ़ गई थी और वो खाई आज कितनी गहरी हो चुकी है, आज के शर्मा के ट्वीट से वो साफ हो गई है। कैसे शर्मा ने राहुल गांधी को कोर्ट में घसीटने की बात कह दी। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्विटर पर छिड़ी ये जंग कहां तक पहुंचती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।